हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस प्री जर्नल स्टडी फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए डीजल ने, ऑप्शन बी डेवी ने, ऑप्शन सी डेमलर ने या ऑप्शन डी चार्ल्स ने। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज की। वहीं बात की जाए डीजल ने, तो डीजल ने आपकी डीजल की खोज की थी जो कि 1895 में की थी, और डेवी ने आपकी सेफ्टी लैम्प की खोज की थी। वहीं डेमलर ने आपकी कार्बोरेटर की खोज 1876 में की थी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पे होते हैं। ऑप्शन बी, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पे होते हैं। ऑप्शन सी, ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा की रेखा पे होते हैं। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन में दिया गया है जीवित व मृत की सीमा रेखा पे, तो ये आपके विषाणु होते हैं। वहीं बात की जाए वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पे, तो ये आपके यूग्लिना होते हैं। और फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पे आपके अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। अब क्वेश्चन में बात की गई है जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जीवाणु का सर्वप्रथम नाम एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया। ये जो यहाँ पे आपका 1929 लिख गया, ये गलत है, आपका 1829 होगा, ठीक है। और अगर जीवाणु विज्ञान के पिता की बात की जाए तो वो आपके ल्यूवेनहॉक हैं। और रॉबर्ट कोच ने 1881 में सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। वहीं जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय, पर्णहरित रहित और सूक्ष्म जीव होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 5,300, ऑप्शन सी 5,275 या ऑप्शन डी 6,000। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5,275 मूंगफली का आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। आइए जानते हैं कुछ अन्य खरीफ फसलों के बारे में, समर्थन मूल्य के बारे में। जैसे कि मूंगफली का आपका बता ही दिया गया 5,275 है। वहीं सोयाबीन की बात की जाएगी तो वो आपका 3,880 रुपये है। उड़द दाल की बात की जाएगी, ये 6,000 रुपये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मूंग आपका 7,196 रुपये। वहीं अरहर की बात की जाएगी तो वो आपका 6,000 रुपये। धान आपका 1,868 रुपये। ज्वार की बात की जाएगी वो आपकी 2,620 रुपये है। बाजरा आपका 2,150 रुपये। और मक्का की बात की जाएगी तो ये 1,850 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। NAFED या इसे नेफेड भी बोलेंगे, संबंधित है। ऑप्शन ए पशुपालन से, ऑप्शन बी ईंधन की बचत से, ऑप्शन सी कृषि विपणन से या ऑप्शन डी कृषि उपकरण से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि विपणन से नेफेड संबंधित है। आइए जानते हैं नेफेड क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकार सहकारी विपणन संघ या इसे इंग्लिश में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या नेफेड बोलेंगे। ये जो है एक पंजीकृत सहकारी संस्था है। अगर इसकी नेफेड की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। और इसकी स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। तथा इसके प्रमुख उद्देश्य जो थे वो कृषि, उद्यान कृषि व वन उत्पादन का विपणन, संसाधन भंडारण की व्यवस्था, उन्नयन और विकास, कृषि यंत्र उपकरण व अन्य उपकरणों का वितरण करना, अंतर्राज्यीय राज्य अंतर्गत यथास्थित थोक व खुदरा आयात निर्यात व्यापार करना, भारत में इसके सदस्य एवं सहकारी विपणन संसाधन एवं संभरण समितियों के उन्नयन व कृषि के लिए कृषि उत्पाद में सहायता व तकनीकी परामर्श देने का कार्य करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। ऑप्शन बी,
यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन सी, होंगहो नदी चीन की शोक है। ऑप्शन डी, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो कि पूछा गया चीन के बारे में सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक नहीं है, क्योंकि सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। आइए जान लेते हैं कुछ अन्य तथ्य। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की अगर बात की जाएगी तो चीन है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपका मकाऊ है। वहीं दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश की बात की जाएगी तो वो आपका बांग्लादेश है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन की मात्रा के साथ दुनिया में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। और भारत में अगर बात की जाएगी सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन होगा, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन ए, कडप्पा तंत्र। ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन सी, गोंडवाना तंत्र, या ऑप्शन डी, विंध्य तंत्र। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र आपका खनिज युक्त रॉक तंत्र है। आइए जानते हैं भारत की महत्वपूर्ण चट्टानें। जैसे कि चट्टानों को उनके क्रम निर्माण के अनुसार अगर हम प्राचीन से नवीन के अनुसार लगाएं तो वो आपका सबसे पहले आर्कियन आएंगी, फिर धारवाड़ आएंगी, फिर कडप्पा आएंगी, फिर विंध्य, फिर उसके बाद गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर टर्सरी चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। वहीं बात की जाए आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि ये सबसे पहली चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें, जो कि आग्नेय चट्टानें हैं, और ये चट्टानें इस समय नष्ट हो चुकी हैं तथा इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। वहीं आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपकी मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। वहीं बात की जाए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के कारण इनका निर्माण हुआ है। ये एक अवसादी चट्टानें कही जाएंगी, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये आपका अरावली पर्वत, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत में से है, इसी चट्टान के निर्माण से हुआ है। इस क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में पाई जाती हैं, इसलिए इसे धारवाड़ नाम दिया गया। इसके अलावा ये चट्टानें कावेरी नदी घाटी, बेल्लारी जिला, जबलपुर की सारस पर्वतमाला, नागपुर और गुजरात की चंपानेर पर्वतमाला में पाई जाती हैं। उत्तर भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं श्रेणी में पाए जाते हैं। वहीं धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश धात्विक खनिज इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कडप्पा क्रम की चट्टानें। ये भी अवसादी चट्टानें, क्योंकि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में इस क्रम की चट्टानें अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम कडप्पा रखा गया। ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एबेस्ट व संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। कडप्पा चट्टानें राजस्थान में पाई जाती हैं। वहीं विंध्य क्रम की चट्टानें ये अवसादी चट्टानें हैं, इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के अवसाद व निक्षेपण से हुआ है। इसमें इन चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाएगी किस चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं, तो वो आपका विंध्य क्रम की चट्टानें होंगी। विंध्य क्रम की चट्टानें मालवा पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड आदि प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस संरचना की चट्टानों का उपयोग इमारतों व घरों के निर्माण कार्यों में किया जाता है। लाल किला, जामा मस्जिद, सांची स्तूप जैसी कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इस संरचना में पाई जाने वाली लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा चूना पत्थर, डेलोमाइट आदि चट्टानें भी इसी संरचना में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें व कर्नाटक की गोलकुंडा की खानें, जहां से हीरा प्राप्त किया जाता है, वो विंध्य क्रम की चट्टानों में ही स्थित हैं। वहीं बात की जाए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो इन चट्टानों का निर्माण कार्बेनिफोरस से जुरासिक काल के बीच हुआ। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड के नाम के क्षेत्र पे हुई है। वहीं भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में अगर कोयले की बात की जाएगी तो आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। वर्तमान में कोयला भारत की दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी व वर्धा आदि नदियों में घाटियों में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठन की जांच व रिपोर्ट दी थी। ऑप्शन ए, ज्ञान प्रकाश समिति। ऑप्शन बी, बोहरा समिति। ऑप्शन सी, गोस्वामी समिति, या ऑप्शन डी, राजमन्नार समिति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा
ऑप्शन बी, वोहरा समिति ने आपके राजनीतिक अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी, जो कि आपका 1993 में आई थी। वहीं बात की जाए आपकी गोस्वामी समिति, तो ये आपका 1990 में इसका गठन हुआ था और ये जो समिति का संबंध है वो चुनाव के संबंधों में महत्वपूर्ण सुझाव से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए कि आपकी राजमन्ना समिति, तो ये आपका 1970 में गठित की गई थी तथा ये केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को समझाने के लिए गठित की गई थी। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, डीडीटी एक रोगनाशक है। ऑप्शन बी, टीएनटी एक कीटाणुनाशक है। ऑप्शन सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। या ऑप्शन डी, एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। यह आपका सही है। आइए जानते हैं डीडीटी क्या होता है, टीएनटी क्या होता है, या एलएसडी क्या होता है, वो आरडीएक्स क्या होता है। जैसे कि डीडीटी को डाइक्लोरोडेपेनिल या ट्राइक्लोरोइथेन भी कहते हैं। ये कीटनाशकों के एक वर्ग के अंतर्गत आता है। डीडीटी को पहली बार 1874 में संश्लेषित किया गया। वहीं 1929 में स्विस बायोकेमिकल पॉल हर्मन मुलर ने कीटनाशक के रूप में इसका उद्देश्य खोजा। इस खोज के लिए मुलर को 1948 में नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा मलेरिया रोकथाम के प्रयासों का एक पसंदीदा हथियार बन गया। अब बात की जाए आरडीएक्स की, जो कि आपका एक विस्फोटक है। आरडीएक्स सबसे पहले एक जर्मन रासायनिक हेनिंग द्वारा 1899 में शुद्ध सफ़ेद क्रिस्टलाइट पाउडर के रूप में आविष्कार किया गया। आरडीएक्स का रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलाइन ट्रिनिट्रामाइन है और कभी कभी इसे प्लास्टिक पलीता भी कहा जाता है। और इस विस्फोटक को संयुक्त राज्य अमेरिका के साइक्लोनाइट कहते हैं। वहीं जर्मनी में इसे हेक्सोजेन कहते हैं और इटली में इसे T4 कहते हैं। और बात की जाए एलएसडी की, एलएसडी एक ड्रग्स है जो कि जिसका नाम अगर हम लेंगे तो लाइसर्जिक एसिड डाई एथलामाइड या लिक्विड और पेपर फॉर्म दोनों में मिलता है। एलएसडी एक को एसिड ब्लास्टर या डॉट्स भी कहा जाता है। ये स्वाद में कड़वी, गंध रहित व रंगीन दवा होती है। बाजार में रंगीन टैबलेट पारदर्शी तरल या जेलेटिन के पतले पतले वर्ग के रूप में या सोखता कागज या ब्लॉटर पेपर के रूप में मिलती है। आमतौर पर ये नशे के आदी लोग इसका प्रयोग करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए, आर्थोमिक्सोवायरस। ऑप्शन बी, रीनोवायरस। ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया वायरस। या ऑप्शन डी, पोलियो वायरस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रीनोवायरस, जो कि जुकाम के लिए उत्तरदायी है। सामान्य जुकाम को नेसोफेरिंजाइटिस, राइनोफेरिंजाइटिस या अत्यधिक नचला या जुकाम के नाम से जानते हैं। ये राइनो वायरस का सबसे आम कारण होता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी, राजस्थान में। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। या ऑप्शन डी, उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में आपका सोनगिरी, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, ये स्थित है। आइए जानते हैं कुछ अन्य जैन तीर्थ स्थलों के बारे में। जैसे कि श्री सम्मेद शिखर जी, यह आपका गिरिडीह में राजस्थान में स्थित है। गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। यहीं पर आपके 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं गिरिनाथ पर्वत, जो कि जैन तीर्थकों के लिए प्रसिद्ध है, यह गिरिनाथ पर्वत पर 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ ने कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति किया। यह सिद्धि क्षेत्र माना जाता है। यहाँ नेमिनाथ स्वामी के अलावा 72,700 मुनि मोक्ष गए हैं। वहीं बात की जाए चंपापुरी की, जो कि 22वें तीर्थकर भगवान वासु पूज्य ने चंपापुरी में मोक्ष की प्राप्ति किया। और भगवान गंजा चूलीग्राम में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाड़वानी शहर में 8 किलोमीटर दूर स्थित इस पवित्र स्थल को जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी
या आदिनाथ की 84 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।